नमस्ते, आपका स्वागत है ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल में। और आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि हमारे जो भारत का इतिहास जो है इतना सुनहरा है, ये कितना जरूरी है हमारे लिए जानना। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपके प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। अगर कोई बच्चा ये एसएससी के अलावा यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो आप हमारा वीडियो को देखिए और मैं आपको कुछ चीजें बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जरूरी है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सभ्यता की उत्पत्ति जो है ना वो हुई थी सिंधु घाटी, सिंधु नदी के वजह से। तो सिंधु नदी जो है ना वहां पर बहती है और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के आसपास ही विकसित हुई हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पीने के लिए जल होगा और जहां पर खेती किसानी के लिए बहुत सारे साधन होंगे, जहां उपजाऊ मिट्टी होगी, सभ्यताएं वहीं पनपती हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज हम जो जानने जा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कई सारे चित्र बने हुए हैं जिसमें आप देख रहे हैं ये एक बड़ा स्नानागार है, कुछ मृदभांड हैं और कुछ चीजें और भी हैं जैसे कुछ मौर्य हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताता चलता हूँ। अब हम आते हैं अगले विषय पर। आप जिस व्यक्ति की इमेज देख रहे हैं इसकी हमें कोई साफ इमेज नहीं मिली। इनका नाम है चार्ल्स मेसन। मेसन को बहुत सारी चीजों का, जैसे आप देख रहे हो चित्र में, वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। तो चार्ल्स मेसन को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है और जो भी वो नया देखते थे ना वो डायरी में नोट डाउन करते थे। तो होता ये है कि इनको क्या था कि इन्होंने ग्रीस के बारे में जानने में ना बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे आपने सुना होगा, आपने एक जगह है जिसका नाम है यूनान, ठीक है। और क्या था कि ये बहुत सारी चीजों को जब नोट डाउन करते थे तो एक बार की बात क्या होती है कि ये सिकंदर के बारे में जानने के लिए पहुंच जाते हैं कहां, रावी नदी के तट पर। और इनको जाना था झेलम नदी के तट पर, क्योंकि यहीं पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। अब जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक माउंट सा बना हुआ है। तो आपने भी देखा होगा, अगर आप गांव या देहात में रहते हैं, कई जगह आपने नोटिस किया होगा कि वहां बड़े बड़े टीले से बने रहते हैं। तो हमारा जानने का मन करता है कि आखिर इन टीलों में ऐसा क्या है, यहाँ क्या दबा हुआ है। सेम कंडीशन चार्ल्स मिशन के साथ में यही रही। तो ये हमेशा नोट डाउन करते थे और नोट डाउन करने के साथ साथ क्या करते थे कि उस जगह के बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की कोशिश भी करते थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा, अब आगे चलने की बात क्या होती कि एक व्यक्ति है जिनके बारे में आपको बताता हूं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारे नेक्स्ट पेज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और बहुत सारी चीजें आपको जानने को और भी मिलेंगी। अब होता ये है कि ये हमारे भारत के जो क्या कहते हैं, इनके वजह से हमारे भारत में हुआ था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना संस्था बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। पहले आप इनको जान लीजिए। जो कनिंघम है, तो कनिंघम को जब एक हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिलती है ना, तो ये उस मोहर को देखते तो हैं, लेकिन जैसा कि इनके दिमाग में क्या चला राम जाने, इन्होंने उस मोहर को महत्व नहीं दिया। मतलब इन्होंने उस टीले को देखा, माउंट को देखा, चीजों को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या करा कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इनके बाद में क्या आता है कि एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम था जॉन मार्शल। आप इनकी इमेज को यहां पर देख रहे हैं। मार्शल हमारे इंडिया के पहले एएसआई के चीफ थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चीफ थे। उनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल क्या करते हैं कि आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। उस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। और लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, हिस्ट्री है सारा। 1857 के पहले हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे और उसके बाद 1857 के बाद में हमारे यहाँ पर वायसराय होने शुरू हो जाते हैं। जब मैं इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो फिर क्या होता है कि इनको अपॉइंट किया जाता है और इनको अपॉइंट करने के बाद में फिर ये होता है कि ये वहां पर दयाराम साहिनी को अपॉइंट करेंगे और फिर वहां पर उत्खनन शुरू होता है 1921 से।
और फिर उत्खनन बहुत सालों तक चलता रहता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुरुआत में मात्र 40 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें इंडिकेट किया गया था, लेकिन आज इनकी संख्या सैकड़ों में है। तो दयाराम साइनी है, ये वहां पर उत्खनन का काम करवाएंगे। और 1921 में क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को पता चलता है। अब ये पता कैसे चलता है इसके बारे में आपको छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। जो दयाराम साहनी की टीम होती है ना, इनके साथ में 1922 में जब पहुंचे गया तो वहां पर क्या होता है कि राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी भी कहा जाता है, वो मोहनजोदड़ो की खोज करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए ये होता क्या है, और ये चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहां पर कुछ इमेजेस है, इनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये डांसिंग गर्ल है, ये एक प्रीस्ट की फोटो है, ये मृदभांड है या नेपॉट्स कहा जाता है, और ये वो स्नानागार है जो काफी बड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। देखिए ऐसा था कि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे। तो पाकिस्तान और भारत में क्या हुआ था कि रेलवे लाइन को बिछाया जाना था। अब आपको अच्छे से याद होगा कि 1853 से लेके 1873 तक हमारे यहाँ रेलवे लाइन बिछाने का काम चलता रहा। तो ये हुआ था कि कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछवाई जानी थी, तो उसके लिए स्लीपर चाहिए थे। तो जो स्लीपर चाहिए थे ना, तो दो भाइयों को जो इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर, उनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो ये स्लीपर्स होते हैं ना, ये मजदूर वहां से लाते हैं और वो इनका ध्यान नहीं देते। अब आपने देखा हो कि सामान्यतः कोई चीज आपको मिल जाती है तो आप अपना फोकस नहीं करते, आपको लगता है आपका काम आसान हो गया। अगर एक आध चीज आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यही माल ट्रक भर के मिलने लगे तो आप विचार तो करोगे ना कि इतने सारे सेम साइज के पत्थर कहां से आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो जॉन ब्रंटन है और विलियम ब्रंटन है, ये अपने जो अधिकारी होते हैं या अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको ये इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद में तब जाके एएसआई का गठन होगा और उसके जो चीफ बनेंगे उनका नाम है जॉन मार्शल, जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जॉन मार्शल के बारे में। ये है वो जॉन मार्शल जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहां से क्या होगा, जब यहां पर उत्खनन शुरू होता है ना, तो उत्खनन होने के बाद में, या इसको हम कह सकते हैं जब यहां पर खुदाई शुरू होती है, तो उसके बाद में कुछ चीजें मिलती हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब देखो आप इस लड़की की इमेज को देखो, इसको कहा जाता है डांसिंग गर्ल। ये इमेज है, आखिर मान लीजिए जैसे कार्बन डेटिंग को अगर हम ध्यान से देखें, अभी तो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं, फिर मैं आपके नगर नियोजन के बारे में बताऊंगा कि हमारा नगर नियोजन कैसा था सभ्यता का, इसका पतन कैसे हुआ है, यहाँ की प्रमुख नदियां क्या थी, यहाँ का व्यवसाय क्या था, मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस था, यहाँ की जो आकृति है वो कितनी लंबी चौड़ी है, वगैरह वगैरह। अब देखिए अब कार्बन C14 के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर एक अलग रेटिंग आती है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ जगह कुछ विद्वान मानते हैं कि 2350 से 1750 के बीसी के लगभग ये सब बता रही। कई लोग मानते हैं कि 6000 से लेकर 3300 तक रही, 7000 से लेकर 3300 तक रही। तो बहुत सारे टर्म है, मैं आपको बता दूं ये सभ्यताएं इतनी पुरानी है तो आप इसके टर्मिनोलॉजी पर जो है ना इतना ध्यान मत दीजिए, अब इस पर ध्यान दीजिए वहां क्या मिला, उत्खनन में वहां क्या मिला, किन लोगों ने वहां पर क्या क्या किया। तो डांसिंग गर्ल की जो आप इमेज देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि उस जमाने में इतने उन्नत कारीगर थे कि उन्होंने ऐसी इमेज बना ली। एक ही प्रीस्ट की या पुरोहित की फोटो है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। इस इमेज को बनाया गया सैल खड़ी से बनाई है। सैल खड़ी का मतलब होता है कि कैसा पत्थर जो बहुत ही नरम होता है, उसे काट के कोई इमेज दी जा सकती है। पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसे बर्तन मिले हैं और ये एक स्नानागार मिला जो मोहनजोदड़ो में है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि हड़प्पा संस्कृति का जो एक शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहते थे, इसे कहते थे मृतकों का टीला। अब यहां ध्यान देना कि यहां पर बहुत बड़े बड़े सभागार मिले हैं। सभागार का मतलब यहाँ कोई मीटिंग होती होगी। साथ साथ यहाँ पर क्या अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार का मतलब होता है कि यहाँ पर अनाज को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाए गए। साथ में यहाँ पर ग्रेट स्नानागार वाला एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग बल्क में इकट्ठे होकर कोई पूजा वगैरह किया करते थे। ये उसकी इमेज है। और यहाँ पर साथ साथ एक चीज और है कि गला हुआ तांबा
बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें सारी हैं जिसमें मिली है। अब ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद में सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज इसकी बता देता हूं कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए पड़ा। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही फली फूली। दूसरी बात इसका मैं बता देता हूं कि इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा। तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कल्चर में ये बात है कि जिस जगह खुदाई की जाती है, जो जगह सबसे पहले मिलती है, एग्जिस्ट करती है, उसके नाम से सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले खुदाई में जो स्थल मिला था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया है। दूसरी बात, ये जो पूरा डायग्राम है एक रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब माफ कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे रेक्टेंगल बोल दिया, ये एक ट्राइंगल है, इसे त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये एरिया कैसा है? ये ट्राइंगल शेप में है और ये कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। मैं कुछ विद्वान मानते हैं कि इसको मान लीजिए कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद में देखा जाए कि हमारी पूरी इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप समझ सकते हो कि कम से कम ज्यादा नहीं है, तो आप एक तिहाई लगभग हिस्सा ही कवर करती है। अब आगे ध्यान दो, इसके बाद में क्या है कि इसका क्षेत्रफल के बारे में आपको बता दिया। ध्यान रहे, इस सभ्यता का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान प्लस वर्तमान पाकिस्तान प्लस भारत, इसका जो क्या कहते हैं जो सभ्यता है, इसके बारे में ध्यान देना कि तीन जो देश है ना, ये अफगानिस्तान है, भारत और पाकिस्तान है। और दूसरी बात, इस सभ्यता को कई लोग कहते हैं, हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं वो सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि एक नदी है जो काफी प्राचीन है जिसका नाम है सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये राजस्थान में गंडक के आसपास कहीं पर बहती होगी। तो ऐसा बताते हैं कि इस सभ्यता से इसको जोड़ के देखा जाता है। और फिर इसके जो अवशेष हैं वो गुजरात में और इस सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा मिले हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया में देखा जाए तो देखो, हमारे यहाँ राखी गढ़ी है, बनावली है, आपने सुना होगा लोथल के बारे में, रोपड़ के बारे में सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पर जो वहाँ का जो पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ मेहरगढ़ आपने सुना होगा, वहाँ पर भी क्या सभ्यता कई सारे अवशेष मिले हैं। और दूसरी बात, इस सभ्यता के बारे में अफगानिस्तान में अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है सोर्दगोई, वहां पर भी इसके कई सारे अवशेष मिले हैं। तो ये सभ्यता काफी लंबे चौड़े क्या कहते हैं क्षेत्रफल में फैली हुई थी। साथ में इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन का मतलब ये होता है कि कॉपर को और हम टिन को अगर ऐड करते हैं तो कांसा बन जाता है, और इस सभ्यता में कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। लेकिन ज्यादातर ये तांबा ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी यहां पर कांसे का इस्तेमाल भी होता था, इसलिए सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब होता यह है कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है तो कई सारे लोगों ने सोचा कि हमारी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, जो कि सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर जो विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग आए होंगे उन्होंने यहाँ पर आकर किया है। लेकिन हमारी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता और कई सारी चीन की सभ्यता है, इनमें काफी सारे अंतर हैं। तो अभी क्या है कि हर सभ्यता के पीछे वाद विवाद चलता रहता है कि कौन से लोग कहाँ से आए, किस तरीके से आए, कैसे चलता रहा। तो कई लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि हमारे यहाँ जो उन्नत तकनीक है ना, वो सब आने के पीछे रीजन था कि हमने मेसोपोटामियन सभ्यता से कुछ सीखा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर साथ में ये रहा कि यहाँ पर बहुत सारी मोहरें मिली हैं, और जो मोहरें मिली हैं जिन्हें हम सील भी कहते हैं, तो उनमें क्या है, कई सारे चित्र बने हैं। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं प्रोटोटाइप हिस्ट्री में। ध्यान रखना,
कि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ तो है लेकिन वो आप पढ़ नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा लिखा है, वो विजुअल नहीं हो रहा है या वो हमें साफ समझ नहीं आ रहा, नहीं, हम उस लिपि को जानते ही नहीं है जो वहां पर लिखी गई है, इसलिए अब तक हमें पता ही नहीं है कि आखिरी सब लोग लिखते क्या थे। यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं तो ज्यादातर सर्वाधिक मोहरों पे क्या है कि एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाला, एक श्रृंगी जो वहां कोई जीव सा है वो छपा हुआ है और इसकी सर्वाधिक मोहरें मिली है वहां पर। फिर वो बैलों के चित्र भी बनाते थे, ठीक है, कई जगह ऐसा है कि बैलों के चित्र बने हैं, नाचते हुए लोगों के चित्र बने हैं, नक्काशी वाले वहां पर क्या कहते हैं बर्तन मिले हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं कि मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में मोस्टली जितने घर बनते थे वहां पर जो सड़कें थी वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सड़कें एक दूसरे को काटती थी और साथ में घर के जो दरवाजे थे ना वो कभी भी मुख्य सड़कों पे नहीं खुलते थे, ये पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथली एक ऐसी जगह है जहां पर खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती थी, बाकी जितने भी वहां पर घरों के अवशेष मिले हैं जो छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, तो मोस्टली वहां पर क्या है कि घर जो दरवाजे थे ना वो पीछे गली में खुलते थे, मेन रोड पर वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होता था। यहाँ सबसे फेमस अगर कोई चीज है ना तो ये अब तक चलता चला आ रहा है और हमने से बहुत कुछ सीखा, वो है यहाँ की जल निकासी। इन्होंने जल निकासी के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई थी, जैसे ढकी हुई नालियां हैं और कई सारी चीजें ऐसी थी, जैसे आज आपने देखा होगा कि हम मेन होल बनाते हैं, हम गटर बनाते हैं, मेन होल बनाते हैं, नालियां बनाते हैं, ढक के चलते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने इतना सोच लिया था कि हमें ऐसे रहना है ताकि आगे चल के बीमारियां वगैरह ना फैलें। साथ में ये इस प्रकार की चीजों का निर्माण करते थे। देखिए ऐसे करके पानी आएगा, ये बह रहा है, जो गंदगी है वो इसमें स्टोर हो जाएगी, फिर पानी बहेगा, गंदगी इसमें स्टोर हो जाएगी, पानी बहेगा, गंदगी इसमें स्टोर हो जाएगी। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम कल से क्या करेंगे कि कल मैं थोड़ी सी और अच्छी स्लाइड बनाने की कोशिश करता हूं और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा के बारे में। फिर हम ऐसे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, बनावली में क्या मिला, चरमूदड़ो में क्या मिला, और इसके बाद में और सारे प्रदेश हैं जो आप देखोगे उनमें क्या क्या मिला, और पाकिस्तान में मेहरगढ़ में क्या मिला, चावलों के साक्ष्य कैसे मिले, किस प्रकार से मिले, तो हम ये आपको बताते चले जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।